positive and basic nature of a protein depends upon positive and basic nature of a protein depends upon the number of positively charged बेसिक एमिनो एसिड्स। उस प्रोटीन को बनाने वाले जो एमिनो एसिड्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक एमिनो एसिड कितने हैं। अगर बेसिक पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड का नंबर ज्यादा है तो वो प्रोटीन बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर नंबर बराबर है मींस एसिडिक एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड इक्वल है तो प्रोटीन न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है और बेसिक है, इसका मतलब इसके अंदर बेसिक एमिनो एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है। अब ये बेसिक एमिनो एसिड कौन से होते हैं? यहाँ पे जो बेसिक एमिनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? बेसिक एमिनो एसिड्स या पॉजिटिवली चार्ज बेसिक एमिनो एसिड्स। These carry positive charge and basic group on the side chain। मीन्स एक नॉर्मल जो बेसिक ग्रुप होता है NH2 वो तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में जो साइड चेन होती है एमिनो एसिड की उसके ऊपर भी बेसिक ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एमिनो एसिड न्यूट्रल होने की बजाय बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन से वाले ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनका जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और जो बेसिक होते हैं? तो एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन रिच होती है लाइसिन एंड अर्जिनिन एमिनो एसिड्स के अंदर। Histones are rich in lysine and arginine amino acids। ये इन एमिनो एसिड्स के अंदर रिच होते हैं और ये लाइसिन और अर्जिनिन इनके अंदर बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है इनकी साइड चेन के अंदर। कैसे प्रेजेंट होता है? जनरली कोई भी अगर एमिनो एसिड हम लेते हैं सिंपल एमिनो एसिड तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एटम हो गया और यहाँ पे होती है साइड चेन। अगर सबसे सिंपल एमिनो एसिड की बात करें तो वो होता है ग्लाइसिन, जिसमें H की जगह पे प्रेजेंट होता है, सॉरी R की जगह पे प्रेजेंट होता है H। ये होता है ग्लाइसिन, सबसे सिंपल एमिनो एसिड जो कि न्यूट्रल है, क्योंकि जो एसिडिक ग्रुप है उसके एसिडिटी को बेसिक ग्रुप न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन अगर हम लाइसिन और अर्जिनिन की बात करें यहां पे देखिए, इसमें ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, दोनों बराबर हैं तो चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन जो साइड चेन है, अब साइड चेन पे अगर हम बात करें तो साइड चेन में लास्ट में जाके NH3 पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है। अब NH3 पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है और NH3 पॉजिटिव एक बेस की तरह भी काम करता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेसिक पार्ट भी हो गया और पॉजिटिव चार्ज भी हो गया, इसलिए ये बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होता है। इसी तरीके से अर्जिनिन, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो अर्जिनिन है, जिसके केस में दो बेसिक ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से
और दो बेसिक ग्रुप की वजह से आर्जिनिन है जो बेसिक एमिनो एसिड हो जाता है। तो हिस्टोन जो प्रोटीन होती है उसमें बाकी एमिनो एसिड के कंपैरिजन में लाइसिन और आर्जिनिन का नंबर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक प्लस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और फिर वो आसानी से डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर पाती है। अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये आपस में मिलकर एक यूनिट स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स form a unit of 8 molecules called histone octamer। इसमें 8 यूनिट होती है इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर और कोर प्रोटीन या कोर पार्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो कोर पार्ट या हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है? दैट इज मेड अप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके एक यूनिट बनाती है, उस यूनिट को बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब यहाँ पे जो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके कितने कौन कौन से टाइप है जो हिस्टोन ऑक्टामर को बनाते हैं? तो जो हिस्टोन के टाइप है, हिस्टोन 5 टाइप्स की होती है, दैट इज टाइप्स ऑफ हिस्टोन। 5 टाइप है इसकी, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। ये 5 तरह की हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। हिस्टोन ऑक्टामर को बनाने के लिए ये 4 तरह की जो प्रोटीन है वो यूटिलाइज होती है, जैसे H2A, H2A, ये हो जाएगा H2B, H2B, H3A, सॉरी H3, इसके पीछे जो प्रेजेंट होगा वो H4 प्रेजेंट होगा, H4। तो ये जो पार्ट बन गया है इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। दैट इज द यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन। जो हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल से बना होता है उस यूनिट को हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। जो H1 है वो बाद में रोल प्ले करता है, वो अभी हम देखेंगे। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर को इस तरीके से अलग अलग यूनिट की में रिप्रेजेंट करने की बजाय हम एक सिंपल स्फीयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन किया गया है। यानी कि ये हिस्टोन जो ऑक्टामर है या जो कोर पार्ट है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके इस पर्टिकुलर कोर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो ये हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता है। अब हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए रैप करता है। डीएनए रैप नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, और जब ये रैप करता है तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम a structure formed by wrapping of negatively charged DNA molecules around the histone octamer. That structure is known as nucleosome. A structure formed by wrapping of negatively charged DNA molecule around the histone octamer. ये हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके चारों तरफ जो डीएनए वो रैप कर जाता है, और इसी रैपिंग को या इस स्ट्रक्चर को जो रैप करने के बाद बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। जैसे
ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसने यहाँ से इसके पीछे से जाके इसको रैप करना स्टार्ट किया है, और जैसे हम कोई भी मॉलिक्यूल है उसको रैप करके और फिर निकालते हैं, तो यहाँ पे लगभग 3/4 टन, 1 फुल टन एंड सेकेंड इज 3/4 टन, लगभग 1.25 टन जिसको हम बोल सकते हैं, वो उस हिस्टोन ओक्टामर के ऊपर से रैप करते हैं। तो यहाँ से वो मॉलिक्यूल स्टार्ट हुआ, उसके पीछे गया, फिर आगे की तरफ आ गया, फिर पीछे गया, फिर आगे की तरफ आ गया। तो ये जो रैपिंग होती है, इस रैपिंग के बाद जो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। लेकिन ये डीएनए का पार्ट है जो अब आगे चला गया है, डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ से स्टार्ट हुआ था रैप करते हुए, अब आगे चला गया है। लेकिन अगर हम किसी चीज पे धागा इसी तरीके से रैप करते और खींचते हैं, तो बीच वाला पार्ट वापस निकल भी सकता है, तो इसको स्टेबलाइज करना जरूरी होता है। तो जो ये जो एंड्स होते हैं, इनको स्टेबलाइज करने का काम यहाँ पे करती है एक हिस्टोन प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं H1। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन जो एंड्स होते हैं डीएनए के, उनको स्टेबलाइज करता है, न्यूक्लियोसोम को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे हिस्टोन ओक्टामर प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये डीएनए रैप है, और ये लिंक ये पर्टिकुलर जो पार्ट है हिस्टोन 1 है जो उसको स्टेबलाइज करता है। अब ये वाला जो पार्ट है फिर से किसी दूसरे जो हिस्टोन ओक्टामर है उसके ऊपर रैप हो जाएगा। अगर ये हिस्टोन ओक्टामर है तो उसके ऊपर ये रैप हो सकता है। इस तरीके से रैप होता हुआ ये आगे चलते रहते हैं, लगातार ऐसे ही न्यूक्लियोसोम बनते हैं। तो जो हिस्टोन ओक्टामर है उसके ऊपर डीएनए रैप करता है। ये हिस्टोन ओक्टामर हो गया, ये डीएनए इसके ऊपर रैप हो गया, ये इसको स्टेबलाइज करने वाला पार्ट हो गया। इस पूरे हिस्टोन ओक्टामर या ये कह सकते हैं जो न्यूक्लियोसोम पार्ट है, ये पूरा न्यूक्लियोसोम पार्ट है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर डीएनए के प्रेजेंट होते हैं। वन न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 200 बेस पेयर। इसमें 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये 200 बेस पेयर प्रेजेंट कैसे होते हैं? एक चीज और, यहाँ पे जो ये डीएनए है, एक न्यूक्लियोसोम ये मान लेते हैं, दूसरा न्यूक्लियोसोम ये हो गया, इनके बीच में ये डीएनए का पार्ट है जो दोनों न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। एक्चुअल में ये पार्ट अलग नहीं है, इसको भी न्यूक्लियोसोम के अंदर ही जो 200 बेस पेयर उसी में कंसीडर किया जाता है। मींस अगर यहां से लेके और पूरा डीएनए जो यहां तक निकल रहा है, अगर इसको पूरा काउंट किया जाए तो इस पूरे डीएनए के अंदर लगभग 146 से लेकर 166 जो डीएनए जो ये होते हैं बेस पेयर होते हैं, वो तो इस हिस्टोन ओक्टामर के ऊपर रैप होते हैं। यहां से अगर हम काउंट करें तो लगभग 166 बेस पेयर आ जाएंगे जो इस पर्टिकुलर स्फीयर के चारों तरफ है। और जो बीच का पार्ट है जिसको हम लिंकर बोलते हैं, इसमें बाकी जो बच जाते हैं न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियोसोम के अंदर। तो उसमें लिंकर पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है और ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। तो जनरली हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम है उसके अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, न्यूक्लियोसोम्स एक्चुअल में इसी तरीके से लगातार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि डीएनए काफी बड़ा होता है, वो प्रोटीन के चारों तरफ इसी तरीके से रैप होता रहता है। तो जब ये पूरा डीएनए इसी तरीके से प्रोटीन्स या हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप हो जाता है, तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन। रिपीटिशन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स constitute a thread-like structure, called chromatin। जो क्रोमेटिन है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इन्हीं न्यूक्लियोसोम से बनता है। मींस जो क्रोमेटिन है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो इनके ऊपर रिप्रेजेंट होंगे, जैसे ये न्यूक्लियोसोम्स हो गए। न्यूक्लियोसोम्स बार बार रिपीट होते हैं तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोसोम्स के रिपीट होने से बनता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर।
मींस क्रोमैटिन फाइबर जो होता है एक तरीके से पॉलीमर की तरह हो गया, जिसमें न्यूक्लियोसोम्स बार बार रिपीट करके उसको बनाते हैं। साथ में जो क्रोमैटिन फाइबर है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, यानी कि न्यूक्लियोसोम्स बीड की तरह हो गए, मणि की तरह हो गए। जैसे धागे के अंदर मणि डले होते हैं तो ऐसे न्यूक्लियोसोम्स बीड हो गए, और जो बीच का लिंकर पार्ट है वो उनके बीच का स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्रोमैटिन का दिखाई देता है जब हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। दोबारा से सुनिए, न्यूक्लियोसोम क्या होता है? स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय रैपिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए रैप होता है उससे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। जो न्यूक्लियोसोम है उसके अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियोसोम्स के रिपीटिशन से एक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमैटिन फाइबर की जो अपीयरेंस है वो बीड्स ऑन द स्ट्रिंग के जैसी होती है, यानी कि जैसे किसी रस्सी के ऊपर या किसी थ्रेड के ऊपर बहुत सारे बीड डले हों, तो वैसी अपीयरेंस क्रोमैटिन फाइबर की होती है। अब आप देखिए कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा थ्रेड है और अगर उसको हमें छोटी सी जगह पे पैक करना है तो हम उसको रैप करना स्टार्ट कर देते हैं। डीएनए भी तो यही कर रहा है, उसको छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक होना है, वो एज इट इज पैक नहीं हो सकता, तो वो अपने आप को रैप करता है। किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो सिर्फ रैपिंग पर्पज के लिए यूज हो रही है और कोई रोल वहां पे वो प्ले नहीं करती है। इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट है, वही आगे भी कैरेक्टर्स को लेके जाएगा। तो डीएनए मेन होता है, यानी कि आगे जाके इसी क्रोमैटिन फाइबर से कैसे क्रोमोसोम बनता है वो हमें स्टडी करना है। तो डीएनए इस तरीके से रैप होता है प्रोटीन्स के ऊपर, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमैटिन फाइबर को या क्रोमैटिन्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्रोमैटिन एंड untangled mass of thread-like structures observed in non-dividing cells that is known as chromatin। अनटेंगल्ड मास मतलब उलझा हुआ, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो अनटेंगल्ड मास होता है, उलझा हुआ जो मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। ये कब अपीयर होता है या कब इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है? नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप मैगी बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, तो उनका पूरा जो ग्रुप होता है वो क्रोमैटिन फाइबर ही होते हैं, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि कौन सा एंड कहाँ पे खत्म हो रहा है एक पर्टिकुलर थ्रेड का या फाइबर का और दूसरा वाला कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो सारा अनटेंगल्ड होता है। तो ऐसे ही अनटेंगल्ड जो मास होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। अब जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस होते हैं तो इनके कंडेंसेशन से बनता है क्रोमोसोम। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट, मैंने आपको बताया कि जो एक न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या हम अपने डीएनए के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स निकाल सकते हैं कि हमारे डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? यस, वी कैन कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स बाय 200। हमारे डीएनए के अंदर जितने भी बेस पेयर्स हैं उन सबको अगर 200 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स निकल आएंगे। तो हमारे केस में अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ये टोटल बेस पेयर होते हैं हमारे केस में। एक न्यूक्लियोसोम में होता है 200, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं 3.3। 100 जब उसको कट करता है तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁷। तो हमारे डीएनए के अंदर 3.3 इंटू 10⁷ बेस जो न्यूक्लियोसोम है वो प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियोसोम का नंबर निकाल सकते हैं अगर हमें
टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर एक तरीके से कैलकुलेटेड है, हमें पता कि कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स है उसका क्रोमोसोम से क्या रिलेशन है। जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो और ज्यादा हायर लेवल पे और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं एक डिवाइडिंग सेल के अंदर। यानी कि जब सेल को डिवाइड करना होता है, मेटाफेज स्टेज में जाती है, तो सेल उससे पहले सारे क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाते हैं और उस टाइम पे कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर को बोलते हैं क्रोमोसोम। कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर, condensed chromatin fibers are called chromosomes। यानी कि क्रोमैटिन जब और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं तब उससे बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। यानी कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक ही चीज है केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, सिर्फ उनकी कंडेंसेशन में फर्क होता है। हाँ, जैसे एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग को और ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाए तो बन जाएगा क्रोमोसोम, अगर स्प्रिंग को लूजली छोड़ दिया जाए तो वो बना रहता है क्रोमैटिन फाइबर। तो क्रोमैटिन फाइबर के कंडेंसेशन से बनता है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन फाइबर खुद न्यूक्लियोसोम के रिपीटिशन से बना है। तो जो क्रोमैटिन फाइबर बना है अभी भी लेंथ डीएनए की काफी ज्यादा है, तो वो क्रोमोसोम में कैसे पैक होता है। तो क्रोमोसोम में पैक होने के लिए, कंडेंस होने के लिए उसको कुछ और प्रोटीन्स की जरूरत होती है जिनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो फर्दर पैक्ड होते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स दैट इज एनएचसी टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ये डीएनए थ्रेड हो गया, ये हिस्टोन प्रोटीन्स होगी। थ्रेड डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन्स है उनके ऊपर रैप करता है, न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियोसोम से जो पूरी स्ट्रिंग बनती है उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन और ज्यादा कंडेंस हो जाता है तो उसके कंडेंसेशन से बन जाता है क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम सेम होते हैं, सिर्फ उनकी जो कंडेंसेशन स्टेट है उसमें डिफरेंस होता है। दोनों की कंपोजिशन में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। डीएनए मेन रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिर्फ पैकेजिंग का रोल प्ले करती है।